हाँ जो भी है। ये करना है। ये 1 मोल है। हाँ जी करो उसको, पहले नोट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। हाँ जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल, ये है किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल है वो। तो इसमें लैम्डा पूछा गया है, लैम्डा बताओ कितना होगा। करो सॉल्व, इसके गलत नहीं है, इसके ठीक है। ठीक है बिल्कुल ऑप्शन। कह रहा है कि एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितनी वेवलेंथ की एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। डी आ रहा है, ठीक है और कोई। अगर आपके पास 1 मोल क्लोरीन के मोलिक्यूल हैं और 1 मोल के क्लोरीन के मोलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, 1 मोल क्लोरीन के मोलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी वो कितनी है, 242 किलो जूल पर मोल। अच्छा 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, इंटू एन 10⁻23। तो 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 242 किलो जूल। मतलब 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और 1 मोल इतने के बराबर है। तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में कितनी खर्च करनी होगी, एक के लिए, क्योंकि हमसे कितने के लिए पूछा है, आपसे तो एक के लिए पूछा है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो तो बताओ कितनी वेवलेंथ की एनर्जी आपस में प्रोवाइड कराओगे। तो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी,
242 10⁻³ कर लो ताकि ये जूल में हो जाए, डिवाइड बाय किससे डिवाइड कर दें 6.022 इंटू 10⁻23। इतने जूल एनर्जी खर्च करनी होगी अगर आप एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो। और अगर 1 मोल का ब्रेक करना चाहते हैं तो 242 किलो जूल खर्च करनी पड़ेगी। इसने 1 मोल का तो नहीं पूछा, इसने कितने का पूछा है, इसने 1 का पूछा है, लिखा हुआ सिंगल 1 का, बताओ कितना है। तो ये जो एनर्जी है जो हमें ब्रेक एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए चाहिए, ये कहां से आएगी, ये कहां से आएगी एनर्जी, जब लाइट इसके ऊपर आगे गिरेगी। भाई ये कंटेनर होगा कुछ इस टाइप से, उसमें कह रहा है कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये घूम रहा है, तो यहां से बताओ कितने वेवलेंथ की लाइट को इसके ऊपर गिराया जाए ताकि इसको ब्रेक कर दे। हम क्या चाहते हैं, इस लाइट में कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये जो लाइट इसके ऊपर हम गिरा रहे हैं ताकि क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट जाए, तो गिरने वाली जो लाइट है इसमें कम से कम इतनी एनर्जी होगी, तब जाके क्लोरीन का मॉलिक्यूल आप ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। और जो हम लाइट गिरा रहे हैं इसके लिए फॉर्मूला बताओ क्या है, E इज इक्वल टू, अच्छा क्या यहां पर नंबर ऑफ फोटोन की कहीं बात की है, नहीं, तो कितने फोटोन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंगल फोटोन वाला, क्योंकि यहां नंबर ऑफ फोटोन की बात नहीं कर रहा वो। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर। लेकिन ये एनर्जी किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने जो एनर्जी निकाली है वो किसमें निकाली है, जूल। और जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो किसका डिवाइड करते हैं, बताओ। जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो किसका डिवाइड करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उस वाले जो फॉर्मूले में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि यहां जो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी होगी। तो रखो जरा यहां पे कितनी एनर्जी है, 242 इंटू 10⁻³ 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया और इधर भी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है, तो यहां से वेवलेंथ नैनोमीटर में आ जाएगी। सॉल्व करके बताएं लैम्डा कितना आ रहा है नैनोमीटर में, चलो सॉल्व करके बताओ अब कितना आ रहा है डिवाइड करके, 491 मोल को, तो मोल के बारे में तो बता रहा था यहां। अच्छा मैंने पढ़ा है नहीं, 9th में है ना मोल, 9th क्लास में है, 9th क्लास में चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अच्छा आपने नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ाया था। बस फिलहाल के लिए इतने याद रखें, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बस इतना याद रख ले, लो मैंने पढ़ा दिया। 1 मोल की वैल्यू याद रहेगी, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये भी नहीं सुना भैया, ये भी नहीं सुना एवोगैड्रो नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, तो नोट डाउन कर लो, ये होता है नंबर 1 मोल। जैसे कि 1 दर्जन में 12 यूनिट होती है, उसी तरीके से 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होती है। कुछ भी हो सकता है वो। हाँ जी बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। डिवाइड क्यों किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, बताया तो था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। अभी मैं मोल चलो समझा दूंगा, पहले से नोट करो, एक नोट बना के लिखना, मैं मोल समझा दूंगा थोड़ा सा कि मोल होता क्या है। वैसे मोल कॉन्सेप्ट में दोबारा पढ़ाऊंगा कि मैं मोल होता क्या है, जो फ्री बीच कोर्स जिसने किया होगा उनको मैंने बताया होगा डिटेल में कि मोल क्या होता है। क्या 491 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है क्या, ठीक है 491 नैनोमीटर।
वोट। ये हो गया नोट डाउन। हो गया नोट। ये एक नोट बनाओ, मोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो, जैसे कि 1 डजन कितनी यूनिट होती है? 12। ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो उसी तरीके से 1 मोल क्या हो, कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब 1 डजन इज इक्वल टू 12, ये मान लिया किसी ने। अब 12 10 भी मान सकते थे, 9 भी मान सकते थे। 12 ये है कि जो 12 ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये पैक हो जाते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि बताओ 12 किस किस से डिवाइड, किस 1 से, 3 से कैंसिल हो जाता है, 4 से कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है। यानी कि 12 को मतलब 3 3 का पेयर बना के रख सकते हैं बॉक्स में, 4 4 का पेयर बना के रख सकते हैं, 2 2 का पेयर बना के रख सकते हैं, और 6 6 का पेयर बना के रख सकते हैं। और अगर हम इसको 10 ले या कोई और नंबर ले, तो क्या इतने पेयर थोड़ी ना बन जाएंगे? तो जो बॉक्स जो पैकिंग होती थी ना, पैकिंग, भाई या तो 3 की पैकिंग करते थे कि भाई 3 की पैकिंग। अगर आप 1 डजन 12 लेंगे तो आपको पैकिंग कुछ ऐसी करनी होगी कि हम तो जी 1 डजन 10 ले रहे हैं, तो ठीक है आप पैकिंग ऐसे करो फिर। तो पूरा जो बॉक्स है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो 12 में ना यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, सिमेट्री बनी रहती है एक तरीके से, ये मान लो आप। और ज्यादा पेयर में डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा पेयर बना के पैक भी कर सकते हैं, इसलिए 1 डजन को 12 लिया गया है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो जैसे कि 1 डजन 12 के बराबर है, इसी तरीके से 1 मोल किसके बराबर है? अच्छा, डजन हम तो अपनी डेली लाइफ में लगाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पार्टिकल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स भी लग सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लग सकते हैं, और आयंस भी ले सकते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले 1 मोल हाइड्रोजन एटम, बोलो कितने एटम आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 मोल H2 मोलिक्यूल, कितने मोलिक्यूल्स आएंगे? देखो, एटम पूछा है तो एटम ही आएंगे, और मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूल ही आएंगे, और इतने ही आएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मोलिक्यूल्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? अब ये नंबर बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं लिखूंगा कि Na इलेक्ट्रॉन होंगे जी, ठीक है। तो मोल एक तरीके की मैथमेटिकल काउंटिंग यूनिट है, बाकी फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कुछ नहीं है कि कैसी दिखती होगी, कैसे चलती होगी, ये भैया कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल यूनिट है और कुछ नहीं है। करो नोट इसको। मोल कॉन्सेप्ट में वापस से पढ़ेंगे, फिलहाल इतना नोट कर लो कि मोल ये होता है। अब याद रखना कि मोल कितने वैल्यू के बराबर होता है। भैया नोट कर लो यार, बातें कर रहे हो तुम आज काफी ज्यादा, नोट कर लो उसको। मॉड्यूल के अभी मैं डाउट लूंगा प्रॉपर, तब बताऊं किसके। हाँ हाँ, तो मैं अभी पहले मैं होमवर्क दूंगा तब करना उसको, तो फिर डाउट पूछना। मैं बता दूंगा, अभी कुछ थोड़ा सा पोर्शन और हो जाने तो तब दूंगा होमवर्क।
ये हो गया नोट। अभी कुछ और न्यूमेरिकल करने हैं इसी के पार्टिकल नेचर के, अभी कुछ और बचे हैं वो भी करने हैं। हो गया नोट, करो करो। हो गया नोट ये। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की, क्या इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे करोगे? तो जो पावर की यूनिट होती है वॉट, उसको क्या हम जूल पर सेकंड में कर सकते हैं? क्या इसको जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं? क्योंकि पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये भी लिख लेना एक बार सेकंड नोट बनाकर कि जो पावर की यूनिट है वॉट, उसको हम जूल पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलेंगे? एक सेकंड में जितनी भी एनर्जी यूज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर होगी, जिसकी यूनिट होगी हमारी वॉट। हाँ ये भी लिख लेना सेकंड, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा उसमें यही यूज होगा। अब वो पावर देगा, एनर्जी नहीं देगा जूल सेकंड में, अब वो पावर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। चलो सॉल्व करके बताएं। एक बल्ब है, उस बल्ब में से 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकल रही है, उसकी पावर दी हुई है 100 वॉट। तो पूछ रहा है कि ये बताओ एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे होंगे, ये पूछा उसने। तो अगर उसने एक सेकंड में फोटोन पूछे हैं तो एनर्जी भी कितने टाइम की रखोगे? एक सेकंड की। क्या एक सेकंड की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ये जो पावर लिखी हुई है, ये पावर कितनी है? इसको जूल सेकंड में क्या बोलेंगे? 100 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी? तो आते गई एक सेकंड की एनर्जी। एक सेकंड के फोटोन पूछे तो एक सेकंड की ही एनर्जी रखी जाएगी, और एक सेकंड की एनर्जी सामने लिखी हुई है। वैल्यू भरो, आंसर बताओ कितना आएगा। डी। अच्छा, और कोई? ये वेवलेंथ दी है लैम्डा नैनोमीटर में, और ये जो पावर दी है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 100 जूल पर सेकंड। अच्छा करो चलो, भाई यहीं से हो जाएगा सॉल्व। एक सेकंड के फोटोन पूछे हैं तो उसी टाइम की एनर्जी रखनी पड़ेगी, तो एक सेकंड की एनर्जी लिखी हुई है। डी आ रहा है, और कोई? बाकी भी बताओ भाई कितना आ रहा है। डी आएगा।
डी आएगा। कल से कुछ बताया है? वो जब का जब देखा जाएगा, फिलहाल ये सॉल्व करो। बताओ 1 सेकंड की एनर्जी कितनी आई है? 100 जूल। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n इंटू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। लेकिन ये एनर्जी किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपके पास जो एनर्जी है वो किसमें है? उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। किससे डिवाइड करेंगे? 100 जूल को किससे डिवाइड कर देंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन की वैल्यू निकालनी है 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में कितना दिया है? 300 नैनोमीटर। यहां से सॉल्व करके बताओ एन कितना आ रहा है? क्या 1.5 इंटू 10⁻20 के आसपास आ रहा है क्या? देखो कितने फोटोन है, 10⁻20 है। तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन है, अरबों खरबों से भी ज्यादा है। ट्रिलियन में भी 10⁻12 होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा। तो इतने फोटोन। अच्छा, अगर इसने ये पूछता कि ये बताओ कि पर मिनट में बताओ कितने फोटोन निकलेंगे, तब क्या करते? 100 को किससे मल्टीप्लाई करते? किससे मल्टीप्लाई करते? आप क्या करते? ये जो, अगर उसने ये पूछ लिया ना कि 1 मिनट में बताओ, तो पहले आप 1 मिनट की एनर्जी निकालेंगे। तो आपके पास 1 सेकंड की एनर्जी कितनी है? 100। तो बताना 1 मिनट मतलब 60 सेकंड की एनर्जी कितनी होगी? 100 इंटू 60। ये वाली वैल्यू भरी जाएगी अब यहां पे। जितना टाइम पूछेगा उतने टाइम की एनर्जी रखनी है। 1 घंटे की पूछेगा तो फिर 1 सेकंड से 1 घंटे की निकालेंगे। पहले 1 सेकंड से 1 मिनट की निकालेंगे, फिर 1 मिनट से 1 घंटे की निकालेंगे। जितने टाइम के फोटोन उतने टाइम की एनर्जी रखनी होगी। 1 सेकंड की पूछेगा तो 1 सेकंड की एनर्जी, 1 मिनट की पूछेगा तो मल्टीप्लाई 60 करके एनर्जी फिल करेंगे, 1 घंटे की पूछेगा तो 60 इंटू 60 करके फिल करेंगे। तो मल्टीप्लाई एनर्जी में होगी, कभी फोटोन में कर दो फाइनल आंसर में। ये हो गया। आगे देखो, हटा दें इसको। ये हो गया नोट। ये एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 2.8, सॉल्व करेंगे। 2.8 लिखना, क्वेश्चन नोट मत करना, सिर्फ लिख लेना 2.8, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ, पिकोमीटर। पीएम क्या होता है? पिकोमीटर मैंने बताया तो था, मिली माइक्रो नैनो पिको, 10⁻12।
अच्छा, और कोई? कर ले आराम से करें, टाइम ले। अच्छा ठीक। अब एनसीईआरटी बुक में तो आंसर भी दिया है इसमें, देखो ना 2.8 आंसर दिया है इसमें। टू पॉइंट एट का एनसीईआरटी में आंसर दिया है, ये दिया है आंसर। देखो इसके आसपास आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाएगा, इसके आसपास होना चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा वेरिएशन। 2 पॉइंट कुछ, अगर आपका 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा हो तो चल जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट तो आना ही चाहिए, चल जाएगा। टू भी ठीक माना जाएगा। अगर किसी का आंसर 2 इंटू 10⁻16 है वो भी ठीक माना जाएगा, वो तो बताऊंगा ही मैं। हाँ जी, करें सॉल्व इसको। चलो बताओ क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? नंबर ऑफ फोटोन, तो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ फोटोन वाला। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू n इंटू 1240 अपॉन लैम्डा, नैनोमीटर में फिल करना है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिल करनी है। एनर्जी कितनी दी है? 1 जूल। पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जूल में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? है ना, डिवाइड करो। 1 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वेवलेंथ कितनी दी है? अब ये पिकोमीटर दिया है, पिकोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻12 मीटर। अब वापस से इसे चेंज करो नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, तो यहां से 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻+9 नैनोमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इधर की इधर। मुझे 1 नैनोमीटर में बताया कितने मीटर, 1 मीटर में नैनोमीटर निकाल लिए भाई। अरे 10⁻⁹ को डिवाइड में ले गए, फिर वो ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, तो 1 मीटर में नैनोमीटर निकल गए। क्योंकि मुझे नैनोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब मीटर से नैनोमीटर में जाना है। तो जरा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10⁻+9 किस में हो जाएगा अभी? नैनोमीटर। तो 4,000 इंटू कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? क्या ये 4 नैनोमीटर हो जाएगा? कितना हो गया? 4 नैनोमीटर। वैल्यू रखो 4। अब यहां से n सॉल्व करना है बस। तो n बराबर देखो क्या अप्रोक्सीमेट, किसी ने अगर 2 भी लिख दिया होगा ना तो भी उसका आंसर सही माना जाएगा, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, तो भी ठीक है, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 2.01 है, इतना वेरिएशन पॉइंट के बाद चल जाता है। अब देखो ये आ रहा है क्या? 2 इंटू 10⁻16 आ रहा है क्या? देखो भाई आ रहा है क्या इतना? सॉल्व किया है ऐसी? हाँ, बिना सॉल्व किए हाँ आ रहा है। कन्वर्जन बहुत संभल के करना है, गलती हमेशा आपकी कन्वर्जन में होगी। आधे से ज्यादा ने यहाँ गलती की होगी यहाँ पे कि पिकोमीटर को नैनोमीटर में कैसे ले जाएंगे। तो पहले पिकोमीटर को मीटर में करेंगे, फिर मीटर से नैनोमीटर में जाएंगे, क्योंकि हमें पिकोमीटर का नैनोमीटर में डायरेक्ट नहीं पता ना। आपको याद रखना, कितने कन्वर्जन याद रखोगे? मीटर वाले याद रखो बस, बाकी किसी को किसी में चेंज कर लो।
सिर्फ मीटर वाला याद रखे, बाकी कन्वर्जन मत करना याद कि सर हम तो डायरेक्ट याद कर लेंगे पिकोमीटर से नैनोमीटर, वो डायरेक्ट नहीं करने याद। हो गया नोट, ये करो करो। ये आंसर है हमारा। ये कन्वर्जन कन्वर्जन वगैरह प्रॉपर नोट किया करो, अगर किसी को दिक्कत है कन्वर्जन में तो कन्वर्जन नोट कर लिया करो कि ऐसे करना है कन्वर्जन। इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है यूनिट को कन्वर्ट करने में। हाँ जी, चले आगे अब। हो गया नोट डाउन ये। हाँ करो करो। ये हो गया नोट डाउन अब। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी रहने दो। क्या इसी के जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं? अब ये आप प्रैक्टिस नोटबुक में करेंगे तो ये कर लेना 2.11 है ना, हो जाएगा अब तो ये। हाँ, माइक्रोमीटर को मीटर में कर लोगे 10 की पावर -6, फिर इसको नैनोमीटर में कर लेना +9 पर सेकंड में पूछा है ना। ये वाला तो आप प्रैक्टिस नोटबुक में करना, जो मैं यहां करा रहा हूं उनको वापस से मत करना प्रैक्टिस नोटबुक में, जो रह जाएंगे उनको करना, ठीक है। अभी वो तो आपको होमवर्क में करने हैं, अभी पहले जेईई मेन के करेंगे, ठीक है। तो 26 में जो नए आए हैं क्वेश्चन उनको कर लेते हैं, वो कैसे आए हैं हमें पता तो हो, जेईई मेन कैसे पूछता है। उसे नोट भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। पहले तो ये करेंगे, देखो अभी आया अप्रैल में पूछा गया है जो सेकंड शिफ्ट होती है। चलो चलो भाई सॉल्व करके बताओ। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 26 का है और इंटीजर टाइप है, मतलब आपको वैल्यू को इंटीजर में भरनी है, नियरेस्ट इंटीजर में भरनी होती है। अगर पॉइंट में आएगा 0.2 या 0.1 तो नियरेस्ट इंटीजर देख लेंगे उसके पास कौन सा है। चलो नोट, पहले इसको नोट करो और सॉल्व कर दो। नोट करो पहले इसको, नहीं नहीं आप करो आराम से, टेक योर टाइम। जिसने कर लिया वो उसको नोट करे। 3 3 ठीक है। हाँ बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। क्वेश्चन नोट करो। हाँ
ये नोट करना है नोटबुक में, ये नोटबुक में नोट करना है, जिसने कर लिया वो नोटबुक में नोट करे, सॉल्यूशन लिखे, क्योंकि प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं हमें, क्योंकि जब हम रिवाइज करेंगे तो इधर उधर नहीं आना है, पूरी नोटबुक में सारी कुछ चीजें होनी चाहिए हमारी, कि नए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ये 26 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये पता होनी चाहिए टॉपिक वाइज हमें। तो अब हमें पता रहेगा कि भाई जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल पता रहेगा, तरीका पता रहेगा हमें। इसे नोट करो, जिसने सॉल्व कर लिया नोट करें और सॉल्यूशन प्रॉपर लिखें। ईयर जरूर मेंशन करें, जेई 2026 PYQ ईयर जरूर मेंशन क्या करें, पता रहता है कि भाई कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हमारा। बताओ। थ्री आएगा। तो इसी इसी से मिलता जुलता क्या हमने क्वेश्चन किया था, तो इसी से मिलता जुलता क्या था ना, जिसका आंसर आया था λ1 इज इक्वल टू 2 λ2, बिल्कुल इसके जैसे ही तो था वो। बस ये है कि यहाँ एनर्जी का रेशो पूछा है, वहां लैम्डा का रेशो पूछा था, इतनी बात थी। जब पिछले साल मैंने पढ़ाया था तब तो ये क्वेश्चन था नहीं, लेकिन वो मैंने तब भी कराया था, तो उसी उसी के जैसा मिलता जुलता था, क्योंकि वो पहले का क्वेश्चन है काफी। तो आप क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगस्ट्रॉम में भी करोगे तब भी एनर्जी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, यूनिट तो कुछ भी लो। तो यहां से हम क्या करेंगे, E1 अपॉन E2 क्या आएगा, λ2 अपॉन λ1। λ2 कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो जब यूनिट इक्वल ही है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, चाहे आप कन्वर्ट करो या ना करो, कन्वर्ट करेंगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 3 भरना होगा। ये हो गया नोट। एक बार इसको चेक कर लेते हैं इसका 3 आंसर है कि नहीं, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। ये करेंगे सॉल्व, देखो कितना सिंपल है, ये 24 का है, तो कितना सिंपल है, एक लाइन का है ये बस। लेकिन इसमें कैलकुलेशन होगी, डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा आपको ठीक ठाक। इसने x की वैल्यू पूछी है, इसे नोट करेंगे, ईयर मेंशन करेंगे 2024 और प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे।
एक डिजिट और निकालेंगे आगे, 1.52 आ गया तो 2 चला जाएगा। हाँ वही। हाँ भाई आगे देखेंगे ना 1.5 समथिंग क्या आ रहा है। हाँ जी करें सॉल्व। अब इसमें फॉर्मूले की तो कुछ बात ही नहीं है, इसमें बात है कैलकुलेशन की बस। फॉर्मूला तो इसमें कुछ है नहीं, न्यू इज इक्वल टू 1/λ, खत्म, या लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू बार। ये तुमने पढ़ा वेव नंबर और वेवलेंथ का। अब इसमें सारी बात कैलकुलेशन की है, जो कैलकुलेशन कर लेगा वो सॉल्व कर पाएगा। बताओ क्या वैल्यू भरी जाएगी एक्स की। अब देखो इंटीजर भरना है, इंटीजर इंटीजर भरना है। हाँ इंटीजर की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, लेकिन होना चाहिए इंटीजर फॉर्म। और एक्यूरेट बताओ कितना भरा जाएगा। वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, 1/λ, तो सेंटीमीटर। ये वेव नंबर की वैल्यू दी है ना। वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, ये वेवलेंथ दी है, ये वेव नंबर की वैल्यू दी है। इस वेव नंबर की वैल्यू में एक्स पूछा है, क्या है ये बता दो। ये है क्वेश्चन, ये है वेव नंबर की वैल्यू दी गई है, उसमें एक्स की वैल्यू पूछी है, क्या ये बता दो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखने में देखो कितना सिंपल लग रहा है, सिर्फ डिवाइड ही करना है। बात तो डिवाइड की है, यूनिट कन्वर्जन की है। कर रहे हैं क्या, मैं करूं इसको, अभी कर रहे हैं कोई एग्जैक्ट बताओ, क्योंकि जो आप वैल्यू भरोगे वही मैं भरूंगा। बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ कितना आएगा। 173 एग्जैक्ट कितना, फिर एग्जैक्ट बताओ कितना आ रहा है। 1741, ठीक है। और कोई, देखो देखने में एक लाइन का लग रहा है, फॉर्मूला भी इसका बहुत सिंपल है। बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1λ, खत्म। ये लगेगा फॉर्मूला। लैम्डा भी दिया है, वेव नंबर भी दिया है, एक्स की वैल्यू बतानी है। लेकिन बात यूनिट कन्वर्जन की और कैलकुलेशन की है। तो एक आंसर हमें बताया गया है 1741 बताया है किसी ने, इसके अलावा और कोई। पॉइंट में, पॉइंट में नहीं बताना, नियरेस्ट इंटीजर में बताना, बताया तो है। आंसर मुझे इंटीजर में करेंगे, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, लाख हो, लेकिन करेंगे इंटीजर में। पॉइंट में मत देना आंसर, फिर पॉइंट में, इंटीजर में बताओ। इंटीजर में कितना आएगा, हाँ जी, नहीं कर पाया कोई। 1724, ठीक है। दो आंसर आ चुके हैं, एक और आ गया है।
1723, ये लो 4 ऑप्शन बन गए हैं। है? नहीं नहीं, अलग अलग होंगे, ये अलग अलग माने जाएंगे। 2423 कैसे मान लेंगे भाई, तो अलग अलग एक डिजिट का फर्क है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। न्यू बार की यूनिट क्या दी गई है, सेंटीमीटर, रखो वैल्यू x इंटू 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको वेवलेंथ भी किस में रखनी होगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि उधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर चलेगा। बोलो, अब हमें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं पता, लेकिन क्या हमें एंगस्ट्रॉम का मीटर वाला पता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, बताओ भैया। 10 की पावर -10 मीटर, और मीटर से सेंटीमीटर में, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर +2। तो 10 की पावर +2 करते ही ये सेंटीमीटर में हो गया, कितना आएगा 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहां रखो वैल्यू 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर -1, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यूनिट क्या बचता है, ये बचेगा x इंटू 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 8, हमारा ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा, और 15800, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 3 जीरो गई, तो x इज इक्वल टू, तो 10 की पावर क्या बचेगा, +5 बचेगा अपॉन 58। तो अब इसको सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है भैया, आप तो सब बता सकते हैं। 1724 मुझे ठीक लग रहा है, बाकी आप बताएं, जो बाकी जो जनता है वो बताएगी, ये ठीक लग रहा है, डिवाइड करके बताएं कितना आ रहा नियरेस्ट इंटीजर। वन 1724, एक लाख है, 1 लाख को डिवाइड करना है 58 से। अच्छा, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नोट कर लें, प्रॉपर सॉल्यूशन नोट करें, जब रिवीजन होगा तब ये हमारी नोटबुक बहुत काम आएगी, तो सारी चीजें नोट करते चलो। वन 1724, हाँ नोट करना है इसको, सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों नोट करने हैं। ठीक, अभी फिल करके चेक कर लेंगे, पहले बताएं सॉल्यूशन नोट कर लिया क्या, कोई नोट कर रहा है, कर लो फटाफट नोट। हो गया, हाँ जी हटा दें इसको, हटा दें, डन हो गया नोट, करो करो। हो गया,
1724, ठीक है, तो 1724 ही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, हेडिंग लिखे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हेडिंग लिखे, अब हम पहली फेनोमेना पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ जी, ये पहली ऐसी फेनोमेना है जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यार उस पर बात करना, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ जी, लिखिए हेडिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा पहले तो ये समझ लेते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। अब इसका नाम ब्लैक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक कलर की होगी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, हर उस बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं जो हर एक टाइप की वेवलेंथ को एमिट भी करे और एब्जॉर्ब भी करे। जैसे कि सन हमारा एक ब्लैक बॉडी है, क्योंकि सन से हर टाइप की वेवलेंथ एमिट होती है और वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, कोई रेडिएशन जाएगा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हर एक वो ऑब्जेक्ट जो हमारी हर टाइप की वेवलेंथ को एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है उसको हम ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। कार्बन ब्लैक एक पाउडर आता है, कार्बन ब्लैक, वो तो ब्लैक कलर का ही होता है। सन तो ब्लैक कलर का नहीं है तब भी उसे ब्लैक बॉडी बोला जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि कलर ब्लैक ही होगा तभी ब्लैक बॉडी बोलेंगे। तो कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक पाउडर किसी ने देखा है? अच्छा गांव में क्या करते हैं, वो डिबिया जलती होती है, वो उसे एक ढक्कन के ऊपर कर देते हैं, वो उस पर काला काला आ जाता है, तो वही है कार्बन। उसे निकाल कर छोटे बच्चों को ये लो ये लो, ऐसे करते छोटे बच्चों को लगाते ना, उसे काजल छोटे बच्चों को लगाते हैं, तो वही है कार्बन ब्लैक। अब कार्बन ब्लैक के ऊपर अगर आप जो भी रेडिएशन गिराएंगे वो कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो भी एक तरीके का ब्लैक बॉडी ही है। अब देखो हमें ब्लैक बॉडी को स्टडी करना है, इसके रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी को नहीं पढ़ना, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है उसको पढ़ना है। अब पहले तो एक ब्लैक बॉडी हम बना लेते हैं ताकि उसकी रेडिएशन को ऑब्जर्व हम कर सके। तो आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी भी बनाई जाती है, वो कैसे बनाते हैं? आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी एक तरीके का हम हाँ जी, इस तरीके से एक सर्कल लेंगे, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल, स्फेरिकल बनाना हमें। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, देखो यहां पे, यहां जो हमें गैप छोड़ना है, एक होल छोड़ना है छोटा सा, ये जो है इसके बिल्कुल सामने यहां पर कुछ इस तरीके की शेप जनरेट कर देंगे। ऐसा क्यों किया है वो ही पता चल जाएगा। अब हम इसमें भेजेंगे रेडिएशन, हम इसमें हर टाइप का रेडिएशन भेजेंगे, तो जैसे ही रेडिएशन जाएगा तो क्या बिल्कुल ऐसे ही वापस आ जाएगा? नहीं, ये यहां जाकर रिफ्लेक्ट होगा। क्या पूरी बॉडी के अंदर ही चलता रहेगा? है ना। अब ये जो है इस ब्लैक बॉडी का, ये जो हमने बनाई गई है, इसका जो टेम्परेचर है और रेडिएशन का जो टेम्परेचर है कुछ टाइम बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो चीज का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो थर्म मतलब होता है हीट, मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। तो जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो बीच में जो रेडिएशन ये घूम रहा है, अब इसको देखते हैं क्या ये ब्लैक बॉडी है? हाँ बिल्कुल है। आप कोई भी वेवलेंथ इसमें भेज दो वो इसको बाहर एमिट नहीं करेगी, तो ये पूरी बॉडी एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। जो भी वेवलेंथ भेजोगे इस पूरी स्फेरिकल बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा निकल के। तो ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो है जो स्फेरिकल का है, ये एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके रेडिएशन को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो इसका रेडिएशन है, ये ब्लैक बॉडी है
और अंदर जो रेडिएशन घूम रहा है ये हमारा ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इस रेडिएशन को हमें स्टडी करना है कि ये जो रेडिएशन है इसकी जो वेवलेंथ है, हर एक रेडिएशन की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, इसकी जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं तो रेडिएशन में क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर घटा दूं तो रेडिएशन में क्या इफेक्ट होगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आप ब्लैक बॉडी का डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके मैं पॉइंट डिक्टेट करना स्टार्ट करूंगा। पहले स्फेरिकल डायग्राम बनाइए। ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है, हाँ ये रेडिएशन बनानी है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम। ये नीचे लिख लेना, ये ब्लैक बॉडी है। ये ऐसे जा रहा है ना, क्या क्या, हाँ टी मतलब टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है। हो गए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे ब्लैक बॉडी का, एन आइडियल बॉडी, हेडिंग लिखे मतलब पॉइंट लिखे, पॉइंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पहला पॉइंट, एन आइडियल बॉडी which emit and absorb, an ideal body which emit and absorb radiation of all frequency, radiation of all frequency uniformly, radiation of all frequency uniformly is called a black body, is called a black body, and radiation emitted by such a body, and radiation emitted by such a body is called black body radiation, is called black body radiation. Second point, carbon black and sun, carbon black and sun is nearly considered as, carbon black and sun is nearly considered as black body, is nearly considered as black body, क्योंकि हर टाइप की वेवलेंथ निकलती है वहां से, जितना भी स्पेक्ट्रम है वहीं से तो आ रहा है। ठीक है, हर एक टाइप की। थर्ड पॉइंट लिखे, थर्ड पॉइंट में ये बताओ कि इंटेंसिटी जानते हैं क्या होती है, बताओ क्या होती है। मोबाइल में आपने एक ऑप्शन देखा होगा ब्राइटनेस,
अब आप बताओ ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने पर क्या होता है? उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। जब हम ब्राइटनेस को कम ज्यादा करते हैं तो मोबाइल की लाइट बढ़ जाती है। मोबाइल की लाइट बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन मोबाइल की स्क्रीन से जो निकल रहे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तरीके से इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स को दिखा रही है। तो इंटेंसिटी क्या होती है? ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस सभी जानते हैं क्या है। ब्राइटनेस बढ़ती है तो मोबाइल की जो लाइट है, स्क्रीन है, वो थोड़ा और हमें तेज दिखाई देती है। क्या मतलब है? मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाले फोटोन बढ़ गए हैं तो हमें ज्यादा ब्राइट वो दिखाई देगी। ब्राइटनेस कम करोगे तो मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाले फोटोन कम हो जाएंगे तो वो हमें कम ब्राइट दिखाई देगी। तो लिख लो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ब्राइटनेस, या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पूरी तरीके से तो ऐसे डिफाइन होती है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक टाइम ले लो, एक यूनिट का, एक सेकंड ले लो, एक मिनट ले लो, और एक यूनिट एरिया ले लो। तो एक यूनिट एरिया से एक सेकंड या एक मिनट में जितने फोटोन निकल रहे होंगे वो उसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अब हमें ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है उसको स्टडी करना है और देखना है कि वो रेडिएशन की इंटेंसिटी टेम्परेचर के साथ या वेवलेंथ के साथ कैसे चेंज हो रही है, और टेम्परेचर को चेंज होने पर कैसे चेंज होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की बात हमारी चल रही है। ठीक है। कौन सी वेवलेंथ को हम देख पाते हैं? 400 टू 750 नैनोमीटर, मतलब विब्ग्योर को हम देख पाते हैं। इसके अलावा कोई वेवलेंथ होगी उसको देख पाएंगे क्या? उसको हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है। ये देखो, देखो ये एक एक्सपेरिमेंट है। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये वो है एच.सी. वर्मा सर, जानते हैं? वो है, उनका एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब पे। हाँ, जो फिजिक्स के इनकी बुक आती है बड़ी फेमस। अब पहले पूरी बात सुन लो। ये इंटेंसिटी इतनी है इसकी, ब्राइटनेस इसकी और नहीं बढ़ पाएगी मुझे लग रहा है। हाँ, इसकी ब्राइट अभी देख लो, ये दिख रहा है हमें। यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जैसे फैन का रेगुलेटर नहीं होता, उसी तरीके से ये वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। इसको बढ़ाने घटाने से वोल्टेज बढ़ेंगे। 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50, 100 वोल्ट। तो यहां एक बल्ब लिया गया हमारा, इसका फिलामेंट है, वोल्टेज पे इसमें करंट जाएगी और ये जलना स्टार्ट करेगा। तो अभी क्या हर एक वोल्टेज पे बल्ब जल जाएगा? क्या हर एक वोल्ट पे बल्ब जलेगा? हर एक वोल्ट पे तो नहीं जलेगा, है ना। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, यहीं से हम ब्लैक बॉडी को पढ़ेंगे। अच्छा, इसका जो रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी भी कुछ इस तरीके से ही बिहेव करेगी। तो इसकी रेडिएशन को स्टडी करना ज्यादा आसान है, तो हम इसके जो रिजल्ट होंगे उसको ब्लैक बॉडी से जाके मैच करा देंगे। तो चले पहले वीडियो देखें। ये रेगुलेटर है। अभी दिख जाएगा। और आप देखिए कि बल्ब का फिलामेंट है वो कैसे अपना, इसका हमें कलर देखना है, कलर ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो कर दूंगा और आप देखिए मैं इसका वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। अभी मैंने इसको 20 वोल्ट कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया है। क्या फिलामेंट कोई आप कलर दिखाई दे रहा है कोई?
तो इसका क्या ये मतलब है कि इसमें करंट नहीं जा रही होगी, ये मतलब है क्या? करंट तो जा रही होगी। अच्छा, अगर करंट जा रही होगी तो फिलामेंट क्या गर्म हो रहा होगा? गर्म तो हो रहा होगा, लेकिन अच्छा अगर गर्म हो रहा है तो क्या रेडिएशन निकल रहा होगा? रेडिएशन भी निकल रहा होगा, लेकिन हम उस रेडिएशन को क्यों नहीं देख पा रहे? वो रेडिएशन किस रेंज में नहीं है? वो विब्ग्योर में नहीं है, 400 to 750 में नहीं है, वो इसलिए दिखाई दे रहा। बाकी रेडिएशन तो निकल रहा है, वो हम देख नहीं पा रहे, बस इतनी बात है। क्या आपको इसके फिलामेंट में कोई रंग दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा होगा, तो क्या इसमें से कुछ एमिशन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है? जरूर हो रहा है, क्योंकि 20 वोल्ट जब मैंने लगाया तो उतना करंट जाएगा, और जब करंट जाएगा तो उसका जो फिलामेंट है वो गर्म भी होगा, और गर्म होगा तो वो एक्स्ट्रा रेडिएशन जो करेगा। तो अभी भी इसका रेडिएशन हो रहा है, लेकिन कलर नहीं दिखने का मतलब है कि ये रेडिएशन विजिबल लाइट के रेंज को टच नहीं कर रहा, उस रेंज में नहीं है। रेडिएशन इसका दूसरा रेंज में ही हो रहा है। हमें वोल्टेज बराबर ये 20 था। भैया इनको उठा दो, ये सो गए हैं, उठ जाओ भैया। चाय पानी, ये भैया, हाँ भैया चाय पानी, एक वो भैया यहाँ वीडियो चल रही है, तुम अपना सो रहे हो। मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, और ये देखिए अभी इस समय कलर दिखना स्टार्ट हो गया। और अभी अगर कलर की बात करें तो रेड लग रहा है, तो रेडिश थोड़ा रेड लग रहा है, यानी कि पहला कलर जो आया वो कौन सा है? रेड। अच्छा, विबग्योर अगर हमने पढ़ा हो तो बता सकते हैं विबग्योर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी। अच्छा, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी? यानी कि कम एनर्जी पे ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी, मतलब कलर कौन सा मिलेगा? रेड। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है, और रेंज बना दूं 400 to 750 नैनोमीटर, तो पहला जो कर्व है क्या विबग्योर यहीं से स्टार्ट होगा? मतलब पहला जो कलर है वो कौन सा मिलना है? तो इसका जो कर्व आएगा अभी जो बन रहा है, तो कर्व कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब अभी सिर्फ पहला जो कलर है ग्राफ उसी को टच कर रहा है, बाकी कलर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, इधर से बना लो, इधर से बना लो। अच्छा, एक कर्व कैसे बना, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया गया, हमने वेवलेंथ देखी, ये वेवलेंथ है यहां पर, और ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मैंने बता दी, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो वो हम एक्सपेरिमेंटल देखते चले गए, कर्व बनाया। तो इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो रेड को टच कर रहा है तो रेड कलर ही दिख रहा है हमारा। अब ये कर्व हम बनाएंगे भी बाद में, जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। देखो आगे चलो। 24 वोल्ट है, और आपको इसका फिलामेंट दिख रहा होगा, और इसका कलर होगा लाल। अगर कैमरा और कंप्यूटर सही सही रंग आप तक पहुंचा पा रहे होंगे तो ये लाल होगा, क्योंकि मुझे तो ये लाल दिख रहा है। और आप देखिए मैं और वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा। ज्यादा वोल्टेज यानी ज्यादा करंट, ज्यादा करंट यानी ज्यादा टेम्परेचर। और फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ने से उसके कलर पर कैसा प्रभाव होता है उसको आप देखिए। अभी हमने इसको बढ़ा करके और तो 40 कर दिया, हल्का सा येलोइश टच आना स्टार्ट हुआ है। पहले हल्का सा ऑरेंज हुआ है पहले। और भी बढ़ाते हैं, इसको 40 से बढ़ा करके हमने ये ग्राफ किया। आप देखिए इसका ऑरेंजिश जो है वो कुछ येलोइश, अब येलो की तरफ जा रहा है। 60, 70 कलर्स आप देख रहे होंगे। अच्छा, जब सारे कलर निकलेंगे तो फिर सारे कलर को मिलाकर कौन सा एक कलर दिखाई देगा? निकलेंगे सारे कलर, लेकिन सारे कलर को कंबाइन करके एक कलर दिखेगा व्हाइट, क्योंकि विबग्योर को जब मिला देते हैं व्हाइट बन जाता है। वो विजुअल रेंज के अंदर हम दिख रहे हैं, लेवल पर दिख रहे हैं, तो मिक्स होकर के फाइनल कलर आता है, तो आपको परिवर्तन छोटा हुआ दिख रहा है। ये 80 अभी धीरे धीरे व्हाइटिश की तरफ बढ़ रहा है। अभी ये 90 के ऊपर है, 90 वोल्ट अप्लाइड है इस 100 वाट के बल्ब पर। 230 की जगह पे कितना फुल ग्लो नहीं है, ये 100 है। देखो व्हाइट होता जा रहा है, फिलामेंट का कलर देखो व्हाइट। और अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल व्हाइट है। इससे आगे बढ़ाने पर भी आपको व्हाइट ही नजर आने वाला है, इसलिए इसके आगे में
नहीं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब कम टेम्परेचर प्लांट का होता है यानी कम वोल्टेज देते हैं उस समय रेड शो, तो रेड पहला रेड आया था, और हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे ऑरेंज, ठीक है। तो पहले कौन सा कलर आया था, रेड, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद फिर बाकी कलर भी आएंगे, और बाकी कलर आएंगे तो सारे कलर मिक्स होंगे, और मिक्स होंगे तो फिर कोई एक कलर नहीं दिखाई देगा, और कोई एक कलर नहीं दिखाई देगा तो फिर कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट। जब सारे कलर मिल जाते हैं तो हमारा व्हाइट कलर बन जाता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। बायोमेट्रिक होनी है आपकी, तो अभी 10 मिनट है तो बायोमेट्रिक होगी।